दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस की। पहले फेज के अंदर 112 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ा गया और टीएमसी ने कहा हम 125 जीत रहे हैं, बीजेपी ने कहा हम 110 जीत रहे हैं। लेकिन क्या है, सब कुछ सारा कुछ डिस्कस करेंगे। फिर एक स्टेटमेंट आ गई केजरीवाल की, यानी कि छोटे नटवरलाल की। एक छोटी सी औरत के पीछे ये पड़े हैं बीजेपी वाले। आज देश में लोगों को चिंता जो है वो है देश की सुरक्षा की, और देश की सुरक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा जो कंसर्न है वो है वेस्ट बंगाल के अंदर, जहां पे मुस्लिमों को लाया जा रहा है। वहां पे जिस तरीके से मुस्लिम को सपोर्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से मुस्लिम वहां पे हिंदुओं पे अटैक करते हैं, और इसी तरीके से केजरीवाल जिस तरीके से एंटी इंडिया एजेंडा चला के चलते हैं, दोनों को एक दूसरे की चिंता है। लेकिन आज इलेक्शन की बात करेंगे। इलेक्शन में क्या हुआ, इलेक्शन में क्या हो सकता है। पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है, और वहां पे अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो 34 साल तक वहां पे गुंडा राज रहा, जहां पे कांग्रेस रूल कर रहे थे। फिर उसके बाद पिछले 15 साल से ममता बनर्जी यहाँ पे रूल कर रही, और लोगों का था कि अगर कांग्रेस चले गए हैं जिन्होंने वेस्ट बंगाल को बर्बाद कर दिया, उसके बाद ममता आएगी तो वहां पे ठीक होगा। लेकिन जिस तरीके से ममता ने वेस्ट बंगाल को बर्बाद किया, कोई कर नहीं सकता। और फिर बीजेपी आई जब 2014 में, तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। जब 2011 के इलेक्शन, 2015 के 16 के इलेक्शन हुए थे, फिर पिछले इलेक्शन के अंदर 2021 में बीजेपी को 77 सीट्स मिली, और ऐसा लगा कि बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन वहां पे कुछ घपला होगी, उसकी बात भी करेंगे किस रीजन से बीजेपी वहां जीत नहीं पाई। और इस इलेक्शन में जो 2026 में हो रहे हैं, बीजेपी कितने सीटें जीतेगी और क्या रीजन है बीजेपी के जीतने के। क्योंकि सारे जो देश के अंदर लोग को चिंता यह है कि क्या बीजेपी जीतेगी या दोबारा से टीएमसी आएगी, और यहाँ पे गुंडा राज चलता रहेगा। और यहाँ पे क्या जो बंगालीज है, जो वेस्ट बंगाल, जो आपके बांग्लादेश से आए बांग्लादेशी, वो फिर यहाँ पे रहेंगे। 3 करोड़ बांग्लादेशी हैं आज जो इंडिया के अंदर बैठे हैं। इसी पे चर्चा करेंगे, इलेक्शन का क्या होगा। चर्चा करने के हमारे उदय शंकर पानी जी हैं। उदय शंकर पानी जी, आपने तो फिल्में बनाई है वेस्ट बंगाल के बंगालीज के ऊपर, और आप बंगाल में भी रहे। आपको क्या लगता है कि इस इलेक्शन में क्या होने वाला है, और क्या रीजन है बीजेपी जीतने के, या क्या रीजन है कि बीजेपी नहीं जीतेगी? सर, ये इशू बंगाल का नहीं है, ये देश की सुरक्षा का है। इस टाइम पूरा हिंदुस्तान बैठा हुआ टेंशन में कि किसी तरह से भी फॉर द सेक ऑफ द नेशन ये टीएमसी जानी चाहिए, क्योंकि टीएमसी ने ऐसे बेशर्मी के काम किए हैं। मैंने इमेजिन करिए कि हम वहाँ इंडियन हमारी अथॉरिटीज वहां पर ये जो अपना बॉर्डर है, बॉर्डर को सील करना चाहते हैं कि वहां से बांग्लादेशी आए ना। टीएमसी ने वोटों के चक्कर में, इलेक्शन के चक्कर में गवर्नमेंट को परमिशन तक नहीं दी कि भाई आप वहां पर फेंसिंग लगाइए। बताइए, इससे बड़ी एक मतलब खुले आम वो एक एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रही हैं। और बंगाल का तो सर मतलब एक टाइम पे दैट वाज द प्राइम स्टेट ऑफ इंडिया। वहां के जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल थे सारे बंगाल से थे, और बंगाल वाज द कमर्शियल कैपिटल, नॉट बॉम्बे, नॉट सूरत। बंगाल वाज द कमर्शियल कैपिटल। और किस तरह से बंगालियों ने धीरे धीरे एक एक करके इंडस्ट्रीज को वहां से भगाया। पता नहीं उनको क्या लगाव है सफरिंग से और गरीबी से। और गुंडागर्दी तो वहां पर मतलब कहते हैं ना उनके डीएनए में है। एक बारी मैं वहां कुछ ग्रैंड होटल में ठहरा हुआ था, तो बाहर मुझे लगा शादी वादी चल रही है, बड़ा पटाखे पटाखे बज रहे हैं जाके। तो मैंने कहा चलो देखूं जाके कि बंगाल में शादी का प्रोसेशन कैसे चलता है। तो जैसे जाने लगा तो मुझे वॉचमैन ने रोक लिया। वहां कहता सर बाहर मत जाइए, कहते वहां तो बम फट रहे हैं सर एक दूसरे के ऊपर, घर घर में बम बनते हैं। और सर इसको बंगाल को समझने के लिए बंगाल की साइकी को समझना बड़ा जरूरी है। बंगाल एक ऐसा स्टेट है, लोगों को ये नहीं पता कि जहां औरतों की पॉपुलेशन ज्यादा है। इसीलिए बीजेपी गवर्नमेंट काफी मेहनत कर रही है। उन्होंने इसीलिए ये औरतों के मुद्दे उठाए जाके। वहां औरतों की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां एक औरत है जो घर को संभालती है, परिवार को संभालती है। आदमी फुटबॉल करते हैं, पॉलिटिक्स की डिस्कशन करते हैं, और अड्डाबाजी करते हैं, और कोने में बैठ के सिगरेट पी के लड़कियों को छेड़ते हैं। यह है बंगाल का हाल सर। इसको जानना बहुत जरूरी है कि क्या रीजन है एक अच्छा भला खाता पीता स्टेट आज ऐसा बर्बाद क्यों हो गया। तो अगेन आई रिपीट,
that it is not the issue of Bengal, it is a national issue right now, क्योंकि बंगाल की वजह से हमारी सिक्योरिटी बड़ी जुड़ी हुई है। और जिस तरह से हरकतें ये करती आई है टीएमसी वाली, और जिस तरह से वहां औरतों का रेप होके उनको कैसे क्रिमिनल्स को बचाया गया, विच इज वेरी शेमफुल एंड शॉकिंग। हाँ, उधर चलो हम इलेक्शन की बात करते हैं। पहले बात करेंगे जो पिछला इलेक्शन हुआ था 2021 में, बीजेपी की ऐसी भी थी, बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन बीजेपी हार गई। और उस टाइम पे क्या था, कुछ बहुत से रीजन थे क्यों बीजेपी हारी। एक कहा जाता है रीजन था कि वहां पे जो रॉन्ग सिलेक्शन थी कैंडिडेट की, और इसका जो सारा जुम्मा था वो जाता था विजय वर्गीस, जो बीजेपी के कैंपेन के इंचार्ज थे। उन्होंने जो टीएमसी से लोग आए थे उनको सीटें दे दी, पैसे ले लेके सीटें दी, कैंडिडेट खड़े कर दिए, और उसी की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ बीजेपी को। और बीजेपी, एक रीजन ये था। फिर दूसरा रीजन था कि बीजेपी उस टाइम पे टारगेट कर रही थी ममता बनर्जी को, और इस टाइम बीजेपी टारगेट नहीं कर रही ममता बनर्जी को, बल्कि वो इस टाइम पे टीएमसी को टारगेट कर रही है। दूसरा रीजन ये है। तीसरा है कि वहां पे सडनली नक्सलाइट एक्टिविटी स्टार्ट हो गई देश के अंदर, उसका भी असर वहां पे पड़ा, लोगों की अटेंशन चली कि बीजेपी तो कुछ कर नहीं पा रही नक्सलिज्म के ऊपर। चौथा रीजन था कि वहां पे कुछ ट्रेन डिरेल हो गई, कुछ जिहादियों ने ये भी काम स्टार्ट कर दिया अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। और एक और फैक्टर था कि उस टाइम पे जो आरएसएस का टॉप ब्रास था, उनका इंटरेस्ट शायद खत्म हो गया किसी भी रीजन में, जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ। क्योंकि आरएसएस के कैडर इफेक्टिवली काम करते हैं, अगर उनका टॉप की लीडरशिप कुछ बात करे, गलत काम करे या कुछ ऐसा जो डायरेक्शन गलत देते, तो उस नीचे कैडर काम नहीं कर सकते। और जब इलेक्शन जीती ममता बनर्जी, उसके बाद दिल्ली में आई थी वो नितिन गडकरी से मिलने, क्योंकि गडकरी कुछ हद तक बीजेपी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। 2018 का जो इलेक्शन हुआ, 19 में भी, तब भी गडकरी ने कुछ ऐसी चीजें की थी जिससे ताकि मोदी ना जीत पाए, वो शायद बनना चाहते थे पीएम, ये भी एक रीजन था। फिर बाद में कोविड आ गया, कोविड की वजह से बीजेपी का कैंपेन ढीला पड़ गया, बीजेपी के जो कैडर से उनको वहां से निकलना पड़ा, और इसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। बहुत से रीजन है, और एक्चुअली मेन रीजन क्या था कि जो ममता बनर्जी थी, वो जो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहां से नंदीग्राम से हार गई। पैर में, आपको पता भी था कि उसने पैर में प्लास्टर बांध लिया था। तो एक तरीके से बीजेपी, आप समझिए कि छू करके वहां से हार गई, इलेक्शन बीजेपी जीत गई, हार गई लेकिन ममता बनर्जी जीत गई। लेकिन अब जो इलेक्शन हो रहा है वहां पे बहुत सी चेंजेस हुई। एक चेंज ये हुई है कि ममता बनर्जी इस टाइम पे 2 सीटों से इलेक्शन लड़ रही है, एक तो नंदीग्राम और एक और दूसरी सीट से लड़ रही है इलेक्शन। और दूसरा रीजन ये है कि पिछले 5 साल से जिस तरीके से ममता बनर्जी ने वहां पे लोगों को नुकसान पहुंचाया, जो वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं जो बाहर काम करते हैं, जब देखते हैं कि वहां तो लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन वेस्ट बंगाल में सिचुएशन उसी तरीके की बनी हुई है, यानी कि हिंदुओं को टारगेट करना, बाकी चीजें करना, तो वो भी आजकल ममता बनर्जी के खिलाफ जा रहे हैं। और एक और एक्चुअली वहां पे रीजन ये है कि जो कैंडिडेट्स की सिलेक्शन है इस टाइम पे, वहां पे कोई भी किसी को कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे विजय वर्गीस जैसे आदमी को दूर रखा, और इस टाइम पे अमित शाह उस पर पूरा का पूरा ध्यान दे रहे हैं। एक और रीजन है कि वहां पे इलेक्शन जो है 2 फेजेस में किया जा रहा है। पहला फेज हो चुका है, दूसरा फेज की जो इलेक्शन होगा वो होगा 29 अप्रैल को। और यहाँ पे 2.3 लाख सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया। और कपिल सिब्बल उन्होंने कहा यहाँ पे तो इतनी पुलिस फोर्स लगा दी है कि हर एक 100 वोटर के पीछे एक सिक्योरिटी का पर्सनल है। इलेक्शन कमीशन ने भी एक ऑर्डर किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को बार बार क्रिटिसाइज कर रहा था। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो पोलिंग बूथ्स हैं उसके अंदर सिर्फ सेंट्रल फोर्सेस होंगी, और बाहर जो होंगी वेस्ट बंगाल की फोर्सेस, यानी कि जो वहां पे हेरा फेरी होती थी या कुछ ज्यादा होती थी, वो आजकल काफी हद तक कंट्रोल रहेंगी। फिर एक और यहाँ पे चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा जितने लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस फाइल किए गए और जो बेल पे हैं उनको अरेस्ट कर लो। और इस टाइम पे जो उनको अरेस्ट किया गया वो किया गया सेंट्रल फोर्सेस के द्वारा। कई हजार लोगों को अरेस्ट कर लिया गया जिनको बेल पे छोड़ा हुआ था, और साथ में जो भी वहां पे कुछ एक्टिविटी करता है, कुछ पत्थर फेंकता है, उसको इमीडिएटली सेंट्रल फोर्सेस अरेस्ट कर लेती हैं और उनको पीछे भाग भाग के उनको मारते हैं, जिससे मुसलमान जो थे या गुंडे थे उनका मॉरल बहुत डाउन हो गया, और जो हिंदू हैं या बीजेपी के सपोर्टर हैं उनका मॉरल इस टाइम पे काफी अप है। फिर जो सेंट्रल फोर्सेस है वो लोग हिंदुओं को कह रहे हैं भी आपको कोई चिंता हो तो बताओ, हम इनको कंट्रोल कर लेंगे। इससे बड़ा फर्क पड़ा क्या, यानी कि आज हिंदुओं को लगता है कि उनको उनके सेफ्टी के लिए इस टाइम पे सेंट्रल फोर्सेस वहां खड़ी है। और ये भी कहा गया जो बूथ्स हैं, बूथ्स के अंदर जो है वो सेंट्रल फोर्सेस होंगी और बाहर होंगी लोकल फोर्सेस, यानी कि बंगाल पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस, ताकि सेंटर का गड़बड़ ना हो पाए। और साथ में था कि यहाँ पे मोटरसाइकिल को बैन कर दिया गया।
जब पिछला इलेक्शन हुआ था तो उस टाइम पे लोग मोटरसाइकिल पे आते थे, आगे आदमी चलाता था, पीछे जो बैठा था उसके तलवार या बंदूक होती थी। और जब अगर 5-7 मोटरसाइकिल वाले आ गए तो वहां पे जो लोग घबरा जाते थे और घर से बाहर निकलते नहीं थे, उसको बाहर निकलना नहीं पड़ता था। और इसी तरीके से कुछ जैसे कलकत्ता के अंदर जो कॉलोनीज हैं उस पे पुराने टाइम से जब कांग्रेस का रूल था, ताले लग जाते थे और उनकी वोटें डाल दी जाती थी। अब ये भी नहीं हो पाएगा। तो और जो टीएमसी के गुंडे थे वो पोलिंग बूथ में जाकर के धमकाते थे, जो एजेंट से उनको भी धमकाते थे। धमक गया तो ठीक है, नहीं तो किसी को पीट भी देते थे, क्योंकि पुलिस इनकी तो उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं होता था। या कोई नहीं भी कंट्रोल हुआ तो किसी ना किसी तरीके से उसको पकड़ के वहां पे वोटों को पे स्टैंप लगा दी या वो कर दिया, सारा का सारा वोट डाल दी उनके नाम पे। अब ये भी बड़ा मुश्किल हो गया काम। साथ में क्योंकि यहाँ पे लोकल पुलिस है नहीं, साथ में एक और जो बड़ा काम हुआ है वो हुआ सर का, जिसके अंदर 91 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, जिसमें से 55 लाख वो थे जो मर चुके या है नहीं या कुछ बाहर चले गए। और फिर एक घर में 200 लोग हैं, एक आदमी है उसके 200 के फैमिली के मेंबर्स हैं, उसको सारा का सारा चेक किया गया। फिर एक आदमी जिसकी उम्र 25 साल है, उसकी 4 बीबियां हैं और उनकी बीबियों की उम्र भी ज्यादा, बच्चे भी उससे बड़े हैं, इस पे भी सब कुछ निकाल दिया गया। यानी कि नकली वोटों का इस टाइम पे चक्कर है वो कम पड़ेगा। लेकिन जो पहला फेज का इलेक्शन हुआ वहां पे जहां मुस्लिम का लोग हैं, मेजोरिटी है, वहां पे 91% वोट डले। पिछले साल बार भी वहां पे इतने वोट डले थे। लेकिन दूसरी चीज है कि जो हिंदू मेजोरिटी के एरिया थे वहां पे पड़े थे 80% के आसपास वोट, और इस टाइम वहां पे 93% वोट पड़े। और एक और बात चल रही है कि टीएमसी ने लोगों को पैसे दिए, जैसे दिल्ली से 5 लाख जो यहाँ पे काम करते थे, सफाई का काम करते थे, सारे मुस्लिम या बांग्लादेशी, उनको ट्रेन भर भर के उन्होंने बुला लिया कि आप आओ, उनको पैसे भी दिए। और इस टाइम पे दिल्ली के अंदर सफाई के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि सारे बांग्लादेशी और जो मुस्लिम आए थे वेस्ट बंगाल से वो चले गए वोट डालने। लेकिन इसी बीच में आरएसएस ने भी अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि आरएसएस इस टाइम पे पूरे तरीके से इन्वॉल्व है इस कैंपेन के अंदर। उन्होंने लोगों को एनकरेज किया, जाओ, चाहे आपका राजस्थान हो, चाहे आपका गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, कि जाओ वोटिंग डाल के आओ। तो ये लोग भी चले गए इस टाइम पे, बड़ी संख्या में जो लोग गए हिंदू वो भी चले गए, जो पढ़े लिखे लोग थे वो भी चले गए वेस्ट बंगाल के अंदर वोट डालने के लिए। तो ये भी बहुत एक काम किया जा रहा है। फिर दूसरी तरफ एक और बात है, जो हिंदूस हैं वो यूनाइटेड है। ज्यादातर हिंदूस कहते हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे। दूसरी तरफ जो मुस्लिम्स हैं वो डिवाइडेड है, क्योंकि एक तो जो हबीब जिसका नाम है, जो वहां पे बाबरी मस्जिद बना रहा है, उसने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं, वो भी इनके जो ममता के मुस्लिम वोटों को काटेगा। दूसरा एआईएम वहां पे बड़े कैंपेन कर रही है अच्छे से। और तीसरी बात है कि जो कांग्रेस है वो भी मुस्लिम वोटों के पीछे जब भाग रही है। तो टीएमसी की वोटें कटेगी और जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया के अंदर वोटिंग की गई है उसमें डिवीजन होगा। और कुछ मुस्लिम वो कहते हैं बीजेपी को वोट देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि जब दूसरी स्टेट में देखते हैं जिस तरीके से काम किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, उससे लोग कहते हैं यहाँ तो प्रॉब्लम दूसरी है। देखिए मेन क्या है कि वेस्ट बंगाल के अंदर डेवलपमेंट तो कोई हुई नहीं, ना सड़कें बनी, ना कुछ हुआ, ना वहां पे कोई इंडस्ट्री आई, तो लोगों के पास जॉब नहीं है। आप कब तक फालतू के नारे सुनते रहोगे? जय बंगला के जाकर के जय चीखती है। ये रीजन भी यहाँ पे है कि लोगों को नौकरी चाहिए, और इसलिए वो भी लोग बांग्लादेशियों से परेशान है कि बांग्लादेशी गुंडागर्दी करते हैं। फिर हिंदुओं को ये भी है कि अगर ममता बनर्जी आ गई तो उनकी लड़कियों को उठा के ले जाएंगे। ये भी जो चीज बहुत ज्यादा इस टाइम पे हेल्प कर रही है। और साथ में जो सर है उसकी वजह से हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 30,000 से 40,000 वोटें कटी है। और ममता बनर्जी जो नंदीग्राम या दूसरी जगह से इलेक्शन, नंदीग्राम से तो हार गई थी, जो दूसरी जगह से इलेक्शन लड़ी थी वहां पे वो जीती थी 55,000 से, और वहां पे 45,000 वोटें काट दी गई हैं। उसने पूरी मशीनरी भी उनके साथ काम कर रही थी, और इससे ममता बनर्जी को खतरा लगा हुआ। और शुभेंदु अधिकारी जो उनके साथ इस टाइम पे उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं दोनों सीटों पे, वो पहले ममता बनर्जी के सपोर्टर थे, और उन्हीं ने वहां वेस्ट बंगाल से जो मेन कैंपेनिंग करके कम्युनिस्टों को निकाला था, आज जोश में है। और ये सारे फैक्टर इस टाइम पे बीजेपी के सपोर्ट में जा रहे हैं, बीजेपी के साथ जा रहे हैं। और साथ में जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, एमपीज हैं, वो बीजेपी में आए, उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक ये भी मुद्दा है। फिर आपको दूसरी बात है कहने कि नंदीग्राम के अंदर जो पिछली बार जो वोटें थी उसमें से 50,000 वोटें काटी गई हैं। इसका मतलब ममता बनर्जी पिछली बार हार गई थी, अब तो और ज्यादा हारेगी। और दूसरी बात, भवानीपुर में जैसे हमने पहले भी कहा कि वो 55,000 से जीती थी, जबकि बाई इलेक्शन हुआ था, तो वो भी फर्क पड़ेगा कि वहां से 45,000 वोटें तो कटी गई है,
बाकी जो वोट है वो अब हिंदू उस टाइम पे इकट्ठे हो चुके हैं और ममता बनर्जी की जो मतलब अब हेरा फेरी से वोटें मिलती है वो नहीं डलेगी। एक बार मैं अटल बिहारी वाजपेयी से बात कर रहा था, मैं 1970 की बात कर रहा हूँ, 1979 होगा या कुछ। तो अटल बिहारी वाजपेयी से कहा, मैंने कहा जी इलेक्शन में ऐसा होता है। कहते देखिए एक बात है, जो पार्टी पावर पे होती है उसको 10% वोटें मिलती है, हम उसको लेके चलते हैं। और एक और बात है यहाँ पे, आपको याद होगा कि 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया था, और आपको ये भी याद होगा कि बहुत से यहाँ पे रेप के केसेस हुए, जहां पे ममता बनर्जी कहा कि जिसका रेप होगा उसको 10 लाख रुपए दूंगी, यानी कि जो रेप कराएगा उसको 10 लाख रुपए देंगे। ऐसे तो कैंपेन चल रहा है। फिर जो हिंदू वहां निकलते थे अपने दुर्गा पूजा के टाइम में, उस पर पत्थर फेंक दिए जाते या कहेंगे आप इनको डुबाएंगे नहीं नदी के अंदर। इससे भी लोग परेशान हो गए थे। लोगों को लगा कि अब तो ममता बनर्जी आ गई तो ये तो पूरा का पूरा धंधा बंद कर देगी। और फिर उसकी बात एक है कि जब 7 जुडिशियल ऑफिसर्स वो गए वहां पे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भेजा, ममता बनर्जी जब उनको बंदी बना लिया और कई घंटे तक बंदी रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्होंने फोन करके बातें की, लेकिन उनको रिलीज करने में टाइम लगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट भी पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप करिए जो करना है, क्योंकि इलेक्शन फेयर होने चाहिए और इंपार्शियल होने चाहिए। और एक जो फाइनल ब्लो था वो था आईपैक का। अब लोगों को ये नहीं पता कि आईपैक क्या है। आईपैक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बहुत साल से जो आपके जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो इलेक्शन होते थे उसके अंदर इनकी कैंपेनिंग करते थे। आईपैक के पास 2000 से 3000 एम्प्लॉयज हैं जो लैपटॉप में इलेक्शन के टाइम में बैठे रहते हैं, सर्वे करते हैं पूरे एरियाज का, कहां पे इनको वोटें मिलेंगी कहां नहीं मिलेगी, क्योंकि आजकल जो सारा काम होता है लैपटॉप पे होता है। और साथ में क्या था, ये जो कंपनी थी इसको रेज किया था प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर उसके बाद चले गए आपके बिहार के अंदर। आप तो इलेक्शन जीत नहीं पाए, लेकिन प्रशांत किशोर इसको इसलिए छोड़ गए कि उनको पता था कि अगर फ्यूचर के अंदर मैं इस पे रहूंगा तो मेरे पे भी एक्शन हो जाएगा। लेकिन इस आईपैक को जो आदमी रन कर रहा था उसको पकड़ लिया, क्योंकि यहाँ पे हवाला का पैसा चल रहा था, कोल स्कैम चला था जिसके अंदर अभिषेक बनर्जी इन्वॉल्व था, और उससे 2300 करोड़ रुपए आईपैक को शिफ्ट किए गए थे ताकि ममता बनर्जी को सपोर्ट करे। पैसे की सपोर्ट तो बहुत ज्यादा जरूरी होती है इलेक्शन के टाइम पे। तो ये सब चीजें नोट किया करते थे। और कहाँ पे कोई एक मजिस्ट्रेट एक पोलिंग बूथ पे पहुंचता है और जब वहां से निकलता है तो उसको पता है कि 2 या 3 घंटे के बाद आएगा, तो गुंडों को फोन कर दिया जाता था कि आप आओ और उसको लूट लो, यानी कि पूरा का पूरा ये उसको लूट लेते थे जो पोलिंग बूथ होता था। आज वो काम बंद हो रहा है। फिर इसके साथ साथ जो आईपैक के साथ साथ जो बाकी इनके धंधे चलते थे, यानी कि पूरे तरीके से मॉनिटरिंग की जाती है इलेक्शन की, वो ममता बनर्जी इस टाइम पे कर नहीं पा रही। इसलिए ममता बनर्जी इस टाइम पे बैकफुट पे आ चुकी है। और जैसे एक मैं किसी से बात कर रहा था जो वहां पे काम कर रहा है ग्राउंड पे, उसने कहा बीजेपी कम से कम 80 से 85 सीटें जीतेगी पहले राउंड के अंदर, और इवन मुस्लिम एरियाज के अंदर बीजेपी इलेक्शन जीतेगी, क्योंकि एक तरफ तो मुस्लिम वोट जैसे जहां पे 40 या 50% मुस्लिम है, एक तरफ तो मुस्लिम बट गए, दूसरी तरफ हिंदू इकट्ठे हो गए, और जो मुस्लिम बटे हैं वो बट रहे हैं, इवन बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो वहां पे भी बीजेपी को सीटें ले जा सकती हैं। तो उसने कहा कम से कम बीजेपी 80 से 85 सीटें जीतेगी। अब सेकंड फेज का भी इलेक्शन हो रहा है, देखते हैं कितनी वोटें डलेंगी। और वेस्ट बंगाल के अंदर जब कम्युनिस्ट पहली बार पावर में आया था तो यहाँ पे 71% से ज्यादा वोटें डली थी, उस टाइम पे काफी ज्यादा गिरी जाती। तो तब कम्युनिस्ट आई थी 34 साल रूल करके। जब ममता बनर्जी आई 2011 में, तो ममता बनर्जी के टाइम में 80% वोटें डली थी, तब कम्युनिस्ट बाहर आ गए थे। लेकिन आज जो वोटिंग परसेंटेज है वो 90% से ऊपर है। तो ममता बनर्जी का इस टाइम पे माना जाता है कि बाहर जाना तय है। और ममता बनर्जी का जाना तय भी इसलिए क्योंकि जो हिंदू हैं वो तो चाहते हैं बांग्लादेशी बाहर निकले, लेकिन दूसरी तरफ जो मुस्लिम है वेस्ट बंगाल के, वो भी चाहते हैं कि बांग्लादेश जाए ताकि उनको जॉब मिले। बांग्लादेशी छोटे मोटे काम तो कर लेते हैं, लेकिन बाकी लोगों के काम को छीन लेते हैं। तो इसलिए इस टाइम पे उम्मीद लगाई जा रही है कि बीजेपी इस टाइम पे आएगी, पावर के अंदर आएगी, और जो पिछली बार बीजेपी ने गलतियां की थी या बीजेपी के नेगेटिव पॉइंट्स है, उनको बीजेपी ने इस टाइम पे टोटल तरीके से इग्नोर कर दिया, चेंज कर दिया। जैसे एक और बात है कि कैंपेन के अंदर पिछली बार था कि बीजेपी टारगेट कर रही थी टीएम ममता बनर्जी को, इस बार बीजेपी टारगेट कर रही है टीएमसी को, ममता को टारगेट नहीं कर रही। तो इस टाइम पे सारे कैंपेन के अंदर ममता का एक वीडियो भी आया था, जब लास्ट टाइम वो कैंपेन कर रही थी, तो उसने कहा अगर मैं टीएमसी रहेगा तो हम आऊंगी, मिलेंगे फिर, यानी कि उसको भी लगता है कि इस टाइम पे जाने वाली है। तो ये सारी की सारी सिचुएशन है जो सारी की सारी फेवर में जाती है बीजेपी के और जाती है खिलाफ ममता बनर्जी के। कुछ कहना चाहेंगे या प्रोग्राम खत्म करें यहाँ पे?
नहीं, मेरे ख्याल से नहीं नहीं, आपने सारे सब पॉइंट्स कवर कर लिए एंड यू सेड एवरीथिंग। मैं कुछ सवाल भी करना चाह रहा था, लेकिन उसके ही जवाब मैं देख रहा हूँ कि आप दे चुके हैं आके इसके अंदर। तो आई थिंक लेट अस फिनिश इट ऑफ, और उम्मीद करते हैं कि देश हित में ये टीएमसी वहां से गायब हो और कुछ बंगालियों का खुद का फायदा हो और देश का फायदा हो। बिल्कुल सही बात। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय बांग्ला, वंदे मातरम।